हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक तिवारी है। मैं आप सबको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वीबी एजुकेशन पे। तो आज मैं आप सबको उसी टॉपिक से जो कल हम लोग पढ़ रहे थे ना कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 वही वापस पढ़ेंगे, वही वापस रिवाइज करेंगे, इनफैक्ट उसे डिस्कस करेंगे। तो पहले क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट दे देता हूँ मिडिवल हिस्ट्री का। आज वाली वीडियो में सब खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। तो हम सबको पता है 750 से 1000 बीसी तक अर्ली मिडिवल पीरियड था। उसमें उस समय में क्या था, तो साउथ में दो किंगडम्स थे। साउथ में दो किंगडम्स थे, कौन कौन से? ये हमारा इंडिया, यहाँ था चोला एम्पायर, यहाँ था राष्ट्रकूट, यहाँ था गुर्जर प्रतिहार और यहाँ था पाल डायनेस्टी। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे क्रोनोलॉजिकल में आता है राजपूत पीरियड। राजपूत पीरियड का समय क्या था? फिर से वही मैप ऑफ इंडिया। यहाँ था सोलंकी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? सोलंकी। गुर्जर प्रतिहार थे राजस्थान में, उनके जस्ट ऊपर हरियाणा वाले रीजन में थे चौहान। चौहान ने बाद में नेक्स्ट कर लिया था दिल्ली को। इनफैक्ट चौहान जो थे अजमेर में थे। चौहान थे अजमेर में और दिल्ली में थे तोमर। दिल्ली में कौन था? तोमर। अजमेर में थे चौहान, और यहाँ गुजरात में कौन था? सोलंकी। और राजस्थान में थे, कौन था राजस्थान में? गुर्जर प्रतिहार। Then coming to मध्य प्रदेश, we have the चंदेल्स। तो ऐसे करके ये सब अलग अलग जगह पे थे। इसके बाद आया हमारा नेक्स्ट पीरियड, कौन सा? जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में क्या था? यहाँ 5 डायनेस्टीज आई थी पावर के ऊपर। कौन कौन सी? स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। सबसे पहले आई थी हमारी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी कब आई थी? तो 1992 में जब गोरी ने, इट इज सेड, जब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो उसने मेक श्योर किया था कि वो यहाँ एक नई डायनेस्टी इंपोज करे। और इसीलिए जाते समय वापस, यानी जब वो वापस गया तो उसने अपना एक स्लेव छोड़ के गया। उस स्लेव का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और 14 साल स्लेवरी करने के बाद वो फाइनली इंडिपेंडेंट हुआ और यहां से शुरू हुई सल्तनत पीरियड की बात। 1290 तक चली थी उनकी डायनेस्टी। और उसके बाद आ गए थे, कौन आ गए थे? आ गए थे खिलजी। फिर मुगल आ गए थे। जब इब्राहिम लोदी आखिरकार हार गया था 1526 में पानीपत की बैटल, तो मुगल आ गए थे। मुगल होते होते 1707 में वीक हो गए थे। इसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े आने लगे थे बाहर, इसीलिए उन्हें लेटर मुगल्स कहा जाने लगा, यानी कि कमजोर मुगल्स। 1707 से 1857 तक थे। उसके बाद वो हट गए। उनका लास्ट राजा था बहादुर शाह जफर, जिसे लास्ट रंगून भेज दिया गया था बिकॉज ऑफ 1857 का रिवोल्ट। तो हम लोग पहले जानेंगे चैप्टर क्या बोलता है। एनीवेज हमने पहले पढ़ रखा है तो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लोग पहले देख लेते हैं। फंडिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत, सुल्तान्स। ये बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि दिल्ली का ओरिजिन क्या होता। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन, consolidation of Khalji and Tughlaqs, the Sultanate in 15th and 16th century, मस्जिद आर्किटेक्चर, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये है पहले के दिल्ली का मैप। कब की दिल्ली? तब जब सल्तनत पीरियड चलता था। ये फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोतला। यहाँ एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, फिरोज शाह स्टेडियम पहले कहा जाता था। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इनफैक्ट बहुत पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया, 1-2 साल पहले। फिर कौस खास, सिरी, जहांपना, दिल्ली खुना, कुतुब मीनार तो वो कॉम्प्लेक्स है,
कौजी सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ऐसे करके बहुत सारी जगहें हैं। इन लोगों ने बहुत सारी सिटीज को बनाया और ये बैंक ये जो है यमुना रिवर के साइड में बनाया। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार बनाई थी, इनफैक्ट वो भी पूरी नहीं बनाई थी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पूरा किया। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स है जहाँ अशोक पिलर रखा है, आई मीन मेहरौली पिलर। मेहरौली पिलर यहाँ रखा हुआ है जो आज तक रश नहीं हुआ, यानी कि उस समय भी एलॉय बनाना आता था। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। अब दिल्ली सल्तनत कौन थे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो रूलर्स थे दिल्ली के, यानी कि दिल्ली पे आज तक कितने राजा थे और कैसे इवोल्यूशन हुई। राजपूत डायनेस्टीज कौन सी आई थी, तोमर्स आए थे, अंगपाल आए थे, चौहान आए थे और लास्ट पृथ्वीराज चौहान था, चौहान डायनेस्टी का ही आखिरी राजा। तोमर्स में अर्ली 12th सेंचुरी और 1165, 1130 से 1145। अंगपाल उनका एक फेमस राजा था तोमर्स का एक फेमस राजा कौन था, अंगपाल। 1130 से 1145 तक हुआ। चौहान फिर रहे 1165 से 1192 तक और उनका आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। फिर अर्ली टर्किश रूलर्स यानी स्लेव डायनेस्टी आ गई। स्टार्ट किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 से लेके 1290 तक रहे ये लोग। इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट राजा है जिनके बारे में बताया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में शायद थोड़ा बहुत बताया गया है, शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में बताया है, रजिया के बारे में बताया गया और बलबन के बारे में इतना डीपली नहीं बताया गया, इसलिए हम उसे ज्यादा डीप में लेके नहीं चलेंगे। फिर खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेके 1320 तक। सबसे पहले आया जलालुद्दीन खिलजी जो 6 साल बस राज किया 1290 से लेके 1296 तक। फिर आया अलाउद्दीन खिलजी जो एक्चुअली उसने अच्छा राज किया। उसने क्या किया, उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से वो लार्ज सेना मेंटेन कर पाया और अपने एम्पायर को बचाए रख पाया 1296 से 1360 तक। फिर तुगलक डायनेस्टी आई। तुगलक डायनेस्टी थी 1320 से 1414 तक। सबसे पहला राजा था गियासुद्दीन तुगलक। अब गियासुद्दीन तुगलक कब से कब तक राजा रहा, 1320 से 1324। फिर मोहम्मद तुगलक आया 1324 से 1351 तक और फिरोज शाह तुगलक आया 1351 से लेके 1388 तक। तो ये तीन ही इनके इंपॉर्टेंट राजा है। फिर सैयद डायनेस्टी में एक ही इंपॉर्टेंट राजा था खिज़्र खान 1414 से लेके 1421 तक। बहलूल लोदी डायनेस्टी फाउंडेशन की बहलूल लोदी ने 1451 में और इनका एम्पायर आखिरकार खत्म हो गया 1526 में। जो आखिरी राजा था इब्राहिम लोदी, उसने बस 9 साल मुश्किल से राज किया 1517 से लेके 1526 तक। उसके बाद आ गई हमारी मुगल डायनेस्टीज। अब ये स्लाइड हमारी हो गई, चलिए हम लोग इनके बारे में कुछ जानते हैं। दिल्ली सुल्तान के बारे में, इनके बारे में पता कैसे चलता है, इनके बारे में पता चलता है इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, आर्किटेक्चर से। ये तीनों जो है बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं। स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज जैसे तारीख या त्वारिख्स written in Persian, the language of administration under the दिल्ली सल्तनत। यानी कि दिल्ली सल्तनत जब थे तो उन लोगों ने क्या किया था कि उनके अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था, सबके जो ऑफिशियल बुक्स बनती थी, कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हुआ करता था, जो कोरे पेपर पे लिखा जाता था, वो पर्शियन में लिखा जाता था। और ये सब लिखते कौन थे, लर्न मैन लिखते थे, उनके पोएट्स लिखते थे, उनके नोबल्स लिखते थे, उनके मंत्री लिखते थे, उनके इक्तेदार्स लिखते थे। ये सब उनके प्रेज में लिखते थे और इनके सही होने में डाउट है, क्योंकि उस समय में क्या था, इन लोगों को राजा से बख्शीश चाहिए थी, तो ये लोग उसके बारे में अच्छा लिखते थे, भले ही राजा कितना ही खराब ना हो।
इनफैक्ट दुनिया का सबसे गिरा हुआ राजा क्यों ना हो, उसके बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगे ताकि उससे इन्हें कुछ वो मिल जाए, बख्शीश, यानी कि कुछ पैसा मिल जाए. Now keep following the additional details in the mind. The authors of Tariq lived in cities and hardly even in villages. They often wrote the history for sultans in hope of richer rewards. मैंने जैसे आपको बताया कि वो लोग बस पैसों के लिए लिखते थे. These authors advised ruler on need to preserve an ideal social order based on birthright or gender distinction. Their ideas not shared by anybody. क्या लिखा है कि these authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order or birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by anybody. In 1236, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी, द सुल्तान बनी. तो क्या हुआ, क्रॉनिकलर था उसके कोर्ट में जिसका नाम है मिनाजी सिराज. अब उसने बोला कि हाँ ये भले ही क्वालिफाइड थे और अपने सारे भाइयों से ज्यादा अच्छी रूलर थी, लेकिन उसे इस बात की प्रॉब्लम थी, उसे क्वीन एज अ रूलर अच्छी नहीं लगी. He was not comfortable at having a queen as a ruler. Now, अब क्या हुआ, ये तो अनकंफर्टेबल था ही, इसे प्रॉब्लम थी, बाकी नोबल्स को भी प्रॉब्लम थी. Nor were the nobles happy at her attempt to rule independently. फिर उसे क्या किया, 1240 में उसे डिस्पोज कर दिया गया, उसे मार दिया गया. अब मिनाज सिराज रजिया के बारे में क्या सोचता था, मिनाज सिराज सोचता था क्वीन का रूल इज अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय द गॉड, जिसमें वुमेन जो है वो मैन की सबऑर्डिनेट रहेगी. उसने देयरफॉर क्वेश्चन किया इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन, सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, how did she gain from all of her excellent qualities? अब ये उसने क्वेश्चन किया गॉड्स रजिस्टर में. ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रजिया ने मेंशन किया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी. अब ये देखा जाए कि क्वीन थी रुद्रमा देवी ऑन उसके कॉन्ट्रास्ट में जो काकटिया डायनेस्टी वरंगल की, आज जो पार्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां की रानी थी, वहां की रूलर थी. रुद्रमा देवी ने क्या किया कि अपना नाम चेंज किया इंस्क्रिप्शंस, और उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो एक मैन थी. एक और थी क्वीन दीदा, उन्होंने क्या किया, कश्मीर के ऊपर रूल करती थी. कब से कब तक, 980 से, यानी 980 से 1003 तक. हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग क्योंकि इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर, एन ऑब्वियस efficient term given to a loved ruler by her subjects. तो अब गैरिसन टाउन से एम्पायर में कैसे बना ये हम लोग जानेंगे. In the earlier 13th century, the control of Delhi sultans rarely went beyond the heavily fortified towns occupied by the garrisons. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder of supplies. यानी कि अब इनका जो राज था, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई राजा है, उसका रूल बस यहां तक है, बस इतने एरिया में रूल है. ओके, अब उसे प्रॉब्लम क्या है कि वो यहां जाता है तो ये एम्पायर यहां से बढ़ जाता है, यानी कि वाली लाइन हट जाती है. अब इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई कि फिर कुछ देर बाद ये वापस इंडिपेंडेंट एरिया हो जाएगा, ये उसके हिस्से में नहीं रहेगा. तो इसकी वजह से उसके पास अब कोई और चारा नहीं रहता,
वो ट्रेड, ट्रिब्यून और प्लंडर ऑफ सप्लाईज पे डिपेंड हो जाता है। लेकिन एक और अब क्या है कि आप बंगाल कहाँ है? बंगाल यहाँ है, बंगाल इधर है, इस वाले एरिया में बंगाल है और यहाँ है सिंध। आप एक बार बताओ, आप यहाँ दिल्ली में बैठ गए, सिंध तो माना कंट्रोल कर लोगे, पास है, लेकिन बंगाल कैसे कंट्रोल करोगे? बंगाल उतना दूर है। अब कब वहां रिवॉल्ट फूट पड़े कोई आपको पता भी नहीं चलेगा, वहां रिवॉल्ट फूट पड़ेगा। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसे टैकल करना आसान नहीं था। Rebellion, war, even bad weather would snap fragile communication routes. The state was also challenged by the Mongol invasions. उस समय में मंगोल्स भी इन्वेड कर रहे थे from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of Sultan's weakness. The Sultan barely survived these challenges. Its expansion occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। मतलब कि एक्चुअल जो एक्सपेंशन किया था वो बलबन ने किया था, खिलजी ने किया था और तुगलक ने किया था, मोहम्मद तुगलक ने। So the first set of campaigns along with the internal frontier of the Sultan aimed for consolidating the hinterlands of the garrison town. During these campaigns, forests were cleared in Ganga, Yamuna, Doab. Hunter and gatherer and pastoral expelled from their habitat. यानी कि इंटरनल फ्रंटियर, यानी कि ये वाला जो एरिया है अभी मैंने आपको जो बताया, एक मिनट, लेट मी क्लियर ऑल द इंक। हाँ, ये मान लो इतना एरिया है, ओके। अब ये आप एरिया देख रहे हो, इस एरिया में आपको नहीं पता कि कौन रहता है, यहाँ जो ट्राइब्स रहते होंगे, ओके। अब इन लोगों ने क्या किया, पहले इस एरिया को कब्जा किया, ऐसे करके छोटे छोटे एरियाज को कब्जा कर लिया अंदर ही, क्योंकि वो इनके कंट्रोल के बाहर जा रहे थे, वहां ट्राइब्स वगैरह रहते, तो पहले इन लोगों ने वो कंट्रोल किया। फिर उन जो लैंड नहीं मिला उसे क्या किया, इन लोग पीजेंट्स को दे दिया, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर दिया, न्यू फोर्ट्स, टाउन्स बना दिए ताकि ट्रेड रूट सेफ रहे, और रिलीजन ट्रेड को प्रमोट किया। फिर सेकेंड एक्सपेंशन occurred along the external frontier of the Sultan. Military expeditions into southern India started during the reign of अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अब अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ में अटैक करना शुरू कर दिया, एंड culminated with Muhammad Tughlaq. In their campaign, Sultanate armies captured elephants, horses, and slaves carried away precious metals. By the end of Muhammad Tughlaq's reign, which is 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and sieged cities. The Sultanate collected taxes from peasants and dispensed justice in its reign. But how complete was it? अब ये जो मैप है, आप सोच रहे होंगे मैं मैप क्यों दिखा रहा हूँ? वेल, अगर आप इसमें डेट देखेंगे, ध्यान से डेट देखिए, 1299, इस समय में कौन राजा था? अगर आप याद हो, इस समय में राजा था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अब आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने कितने अटैक किए। Let's start counting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब उसने बहुत सारे अटैक किए, और क्या किया, इन सारे एरियाज को अपने अंडर लाने की कोशिश की। इतने बड़े एरिया पर उसने अटैक किया और अंडर लाने की अपने कोशिश की, ताकि उसका जो एम्पायर है वो बड़ा हो सके। तो ये तो बात होगी उनके जो अटैक्स होते हुआ करते थे, जो उनके कैंपेन्स हुआ करते थे उनकी। अब हम लोग उनके आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो मॉस्क को मस्जिद कहा जाता है। इनके टाइम में मस्जिद आर्किटेक्चर ज्यादा अच्छा चलता था।
मस्जिद अरेबिक में कहा जाता है, मॉस्क को मस्जिद कहा जाता है अरेबिक में। ओके, अब ये ऐसी जगह है जहां मुस्लिम prostrates in reverence to Allah in a congregational mosque, यानी मस्जिद जमी और जामा मस्जिद, मुस्लिम्स रीड द प्रेयर, जिन्हें नमाज कहा जाता है, एक साथ पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ द कांग्रेगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड, उनमें से सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उसे लीडर बनाया जाता है, उसे इमाम कहा जाता है। इनके लीडर्स को क्या कहा जाता है? इमाम, जो उनके लिए रिचुअल ऑफ प्रेयर करता है। He also delivers the sermon, यानी कुतबा for the Friday prayer। अब क्या करते हैं? ड्यूरिंग द प्रेयर मुस्लिम जो हैं मेका की तरफ फेस करते हैं। मेका कहाँ है? चलिए यहाँ मैप बनाते हैं। मेका यहाँ कहीं अरब में आएगा। यहाँ से जो है हमारा, यहाँ से जो है मुस्लिम्स का एक्चुअली बिगिनिंग हुई है, इस्लाम की एक्चुअली बिगिनिंग मेका से हुई है, इसलिए वहां फेस करके डिसाइड किया जाता है, यानी प्रेयर किया जाता है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? किबला। ये एक बेगम, ये मॉस्क है जो मोहम्मद तुगलक के समय में बनाई गई थी। जहांपना नाम की सिटी में मेन मॉस्क है। हमने पढ़ा था अभी सिटीज बहुत सारी, अगर आपको याद हो तो। देखिए ये है रही सिटी, जहांपना किधर है? इधर। यहाँ का मेन मॉस्क है बेगमपुरी मस्जिद। अब हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक्स, यानी कि इनके अंडर जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन हुआ था खलजी और तुगलक के अंदर, वो हम देखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं यहाँ ही आपसे अलविदा लेता हूँ। होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, हम इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।